नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हिंदी का एक पेड बैच मैं शुरू कर रहा हूँ। ये इसकी पहली क्लास है और पहली क्लास मान सकते हैं, डेमो क्लास काफ़ी लोग कहते हैं, तो ये पहली क्लास फ्री रहने वाली है। आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और यहाँ पर इस वाले बैच में हिंदी की जो जितनी आपके चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर थ्योरी वाइज जो है आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे रीजनिंग का एक बैच चल रहा है, वैसे हिंदी का ये चैप्टर जो है थ्योरी बाई थ्योरी चलेगा। आप इस बैच को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस या जो मेरी क्लासेस थ्योरी वाली रिकॉर्डेड रहती हैं वो क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। काफ़ी लोग टाइमिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो टाइमिंग भी अभी मैं आपको बताता हूँ। आज इस टाइम पे मिल रहा है, यानी कि 9:30 पर आपको ये टाइम मिल रहा है। तो रात के 9:30 मिलेगा और इसके वीडियोस के आप लाइव रिकॉर्डेड जब चाहे तब देख सकते हैं। ये नहीं कि आपको इसी टाइम पे देखना, आप जब आपके पास टाइम होता है तब आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस जान लीजिए, इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट होगा इस बैच में जुड़ने के लिए, आपको अच्छा लगेगा और क्या क्या मिलेगा वो बता देता हूँ। और प्रोसेस जान लीजिए, बहुत सिंपल सा है। ये देखिए, मेरा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आपको क्या करना भाई, पेमेंट करना है, ठीक है। कितना पेमेंट करना है? 199 का पेमेंट करना है। और आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है, यहाँ पर इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है और व्हाट्सएप पे लिखना है कि ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। अपना टेलीग्राम नंबर वहाँ पे डालना है और आपको डालना है कि हिंदी बैच में मुझे जुड़ना है, अपने नाम के साथ, नाम, अपना टेलीग्राम नंबर और जो है हिंदी बैच में जुड़ना है आपको। और इसका स्क्रीनशॉट ये आपको सेंड कर देना है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जब भी कोई क्लास चलेगी, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसका जो है लिंक आपको टाइम टू टाइम, लाइव क्लास के जो टाइम होते हैं आपको मिल जाएगी। और जब आपको वहाँ पे लिंक मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको हर क्लास आपको लाइन से मिलने लगेगी, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। क्या क्या मिलेगा? जितने भी चैप्टर हैं हिंदी के सारे चैप्टर्स आपको थ्योरी वाइज वीडियो मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट हो गया, PDF हो गया, आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। हिंदी में क्या क्या चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर जो है मिलने वाली है। चल, तो ये रहे भाई हमारे पूरे सिलेबस। और सिलेबस की अगर हम बात करते हैं भाई, देखो सिलेबस नहीं हम बात करेंगे यहाँ पर, सिंपली बात करेंगे हिंदी में जो जो टॉपिक होते हैं हिंदी ग्रामर में, आपके बीएड में या आप कोई भी एक एग्ज़ाम देने जाते हो, कुछ एग्जाम्स को छोड़ दिया जाए तो आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं यही इतने टॉपिक बनते हैं, ठीक है। और ये हिंदी के इस फुल बैच कोर्स में ये जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इन टॉपिक्स में जिन जिन की थ्योरी बन सकती है उनकी थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। वर्ड विचार हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है, सर्वनाम हो गया, विशेषण विशेष हो गया, क्रिया हो गया, शब्द अर्थ वाक्य विचार हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द। अब जैसे ये कुछ टॉपिक हैं, जैसे आपका ये पर्यायवाची, विलोम, इन सब की बात करते हैं, तो इनके लिए आपको शब्दकोश आपको दिए जाएंगे, आपको ढेर सारे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, तो आपकी तैयारी होगी। थ्योरी की बात करते हैं संधि का, समास का, इसके अलावा आपके वाच्य क्या होते हैं, लिंग वचन काल क्या होते हैं, इनकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। रस छंद अलंकार सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी थ्योरी। शब्दकोश की अगर हम बात करते हैं तो इस शब्दकोश में भी वही सब चीज़ें आ जाती है, जैसे देशज विदेशज शब्द हो गए, ठीक है, कैसे आपको पहचानना है, वो सब चीज़ें हो गई। हिंदी भाषा का विकास, जैसे आपका सौरसेनी, अपभ्रंश हो गया, और जो आपके प्राकृत पाली हो गई, इसके बारे में। हिंदी साहित्य की रचनाएं हो गई, पत्र विचार हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गई जो इंपॉर्टेंट आपके पेपर में बार बार बनते हैं, 100-200, वो आपको, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जितने दिख रहे हैं, वर्तनी, विराम चिन्ह इत्यादि में, जो आपके रिक्त स्थान, आपके अपढ़ गद्यांश है, जो चीज़ें बच जाती है इत्यादि मैंने डाल दिया है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर इस बैच में जो आपके कवर करवाए जाने हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पर सबसे पहला ही टॉपिक शुरू करेंगे। मैंने सोचा था कि हिंदी भाषा के विकास से शुरू करते हैं, बट वो कुछ ज़्यादा ही पूरा मतलब क्या रटने वाली चीज़ हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक ग्रामर से स्टार्ट करें, क्योंकि हिंदी भाषा का विकास और साहित्य रचनाएं ये आपकी आ जाती हैं, इतिहास में आ जाती हैं, ठीक है। बचता है हमारा जो है आपका क्या, वर्ड विचार, ठीक है। वर्ड विचार से शुरू करेंगे। ये लाइन मत याद रखिए कि इसी लाइन से आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले वो कवर होंगे। वर्ड विचार हो गया, उसके बाद संज्ञा सर्वनाम हो गया, फिर आपको संधि समास पढ़ाया जाएगा। ऐसे आपके लाइन से चलेंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको जो है सिलेबस मिलने वाला है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये पहला क्लास डेमो है, मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद जितनी भी क्लासेस थ्योरी वाली आएंगी इसकी, वो सारी पेड रहेंगी। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। और आज का जो पहला टॉपिक है भाई, ठीक है, पहला टॉपिक आपका वर्ड विचार है, ठीक है। इस पूरे वर्ड विचार को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, अच्छे से सीखते हुए चलेंगे, और जितने भी चीज़ें हैं एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं वर्ड के बारे में, ठीक है, हम लोग सबसे पहले जब हिंदी की शुरुआत होती है तो वर्ड से बनता है। इन्हीं को हम लोग ध्वनि भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई,
ध्वनि भी बोलते हैं। अगर आपके पेपर में आ जाए वर्ड क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, या इसके पार्ट कितने कितने होते हैं, वो सब जानेंगे। तो इन वर्डों के 2 भागों में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया भाई? 2 पार्टों में बांटा गया है। एक आपका बोलते हैं स्वर, ठीक है, एक होता है स्वर, एक होता है आपका व्यंजन। और इन्हीं स्वर और व्यंजन को मिला दिया जाए तो पूरा स्वर और व्यंजन मिला के एक वर्णमाला का तैयार करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में आता है भाई वर्णमाला क्या होता है, तो वर्डों से जो बनते हैं उनको वर्णमाला बोलते हैं। और हम लोग एकदम बेसिक से स्वर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, व्यंजन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और इस पहले चैप्टर के बाद, ठीक है, पहले चैप्टर के बाद हम लोग तुरंत जो है एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे लाइव, बिल्कुल इसी टाइम पे लाइव करवाएंगे, जो कि आपका टॉपिक बाय टॉपिक जो आपका होगा, ठीक है, आपका टॉपिक बाय टॉपिक होगा पूरा MCQ, वो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्वर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। स्वर क्या होते हैं, कैसे कैसे वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, पूरा हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा गया स्वर। स्वर का मतलब क्या होता है भाई? स्वर देखो, स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वर का मतलब क्या होता है भाई? स्वतंत्र, यानी कि स्वर वे मूल वर्ण हैं जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्रता पूर्वक होता है, ठीक है। स्वर जो हैं ऐसे मूल वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्रता पूर्वक होता है, अर्थात ये बिना किसी की सहायता से कंठ से स्वतः फूटकर आते हैं। यानी कि जैसे एक स्वर है आ, अब आ में कंठ से निकल रहा है ना, बिना किसी की सहायता से ये निकल के आया। आ को बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की या किसी अन्य वर्ड की जरूरत नहीं पड़ी इस ध्वनि को बोलने के लिए। तो स्वर मतलब क्या होते हैं? जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आत्मनिर्भर कह सकते हो भैया कि स्वर आपके क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वर जो होते हैं ये सहायता भी करते हैं किसके? व्यंजन वर्डों के उच्चारण में भी, ठीक है। आगे जब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि भाई व्यंजन वर्डों के उच्चारण में किस प्रकार से सहायता करते हैं और कैसे सारे स्वर जो है वो व्यंजन को बोलने में सहायता करते हैं। व्यंजन जो है सभी स्वर से मिलके ही बने हुए हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। आपने हमेशा पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, बट कभी कभी एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो भैया बोल देगा कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग मूल स्वर कितने हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ रखा है मूल स्वर 11 है, लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया है भैया 10 ही माना है। अब किस एक को नहीं माना है ये भी जानने का प्रयास करेंगे, बट यहाँ पर आपको पता है मूल स्वर आपके वैसे 11 ही होते हैं। कुछ विद्वान 11 माने हैं और 11 ही आपको हर जगह देखने को मिलता है। पेपर में भी अगर आ जाए भाई मूल स्वर कितने होते हैं तो आपको 11 पे ही टिक करना है, ठीक है। 11 के अलावा कहीं और जो है टिक नहीं करना है, नहीं तो आप कहीं और टिक करके आ जाओ, गलत कर दोगे। बट अगर आपके पेपर में कहीं पूछ ले कि पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अकॉर्डिंग मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो 10 ही मानिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मतभेद क्या है? जो री है, इस री को कामता प्रसाद गुरु जी ने बोला है भाई ये स्वर नहीं है, क्योंकि री में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है, ठीक है। री में देखो भाई स्वर का भी मेल है और आपके व्यंजन का भी मेल है। इसके अलावा अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह एक आहा और अंगा, इन दोनों को मिलाने पर इनकी कुल संख्या 13 हो जाती है। यानी कि यहाँ पर सिंपल सा एक मैथ याद रखो, मैथ भी यहाँ पर जानते हो, चलो सिंपल सा मैथ ये है कि आपके मूल स्वर 11 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं भाई? आपके 11 होते हैं। उनमें से याद रखिएगा भाई 2 आपके क्या होते हैं? 2 आपके अयोगवा होते हैं, जिनको एक अनुस्वार होता है एक विसर्ग होता है, आहा और अंगा, ठीक है। ये आपके अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, इनको अगर मिला दिया जाए तो कुल 13 हो जाते हैं। तो कुल ऐसे स्वर कितने भाई? देखो छोटा बड़ा आ ई उ ए ओ और री। री देखो, री की अगर हम बात करते हैं, देखो री में जो है रा और ई मिलके मिला हुआ है, स्वर और व्यंजन के मेल है। इसी वजह से कामता प्रसाद गुरु जी ने इसको बोला भैया हम इसको स्वर नहीं मानते हैं, इसको स्वर से बाहर कर दिया। उन्होंने सिर्फ इसी को माना है मूल स्वर। उसके बाद व्यंजन और स्वर का मेल इसको माना गया है। अनुस्वार आपका हा होता है, विसर्ग आपका ये होता है, दोनों मिलकर अयोगवा होते हैं। यानी कि टोटल आपके स्वर कितने? 13, लेकिन मूल स्वर आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो री हिंदी के केवल तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे ऋषि हो गया, रिजु हो गया, कृषि हो गया, कृपा हो गया, नृत्य हो गया, मृत्यु हो गया, मात्र हो गया, प्रत हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पर तत्सम तत्वों का याद चीज़, अब जब तत्सम तत्व पढ़ाएंगे ये चीज़ भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखा कि जब भी री आ जाए, री अगर आपके वर्ड पेपर में आ जाता है कहीं भी री, तो री वर्ड को याद रखिएगा क्या है? आपका तत्सम है। अगर री आपके किसी भी शब्द में आ जाता है तो आपका तत्सम है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कहीं भी री आ जाए, देखो ये जो नीचे मात्रा लगता है इसको वो री ही बोलते हैं। जैसे मेरे नाम में मृत्युंजय में आपका ये आता है ना मृ, तो मृत्यु शब्द जो है ये भी आपका क्या है? मृत्यु शब्द भी आपका क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे।
ठीक है। इसके अलावा विसर्ग, विसर्ग की अगर हम बात करते हैं भाई, विसर्ग का भी प्रयोग जो है अधिकतर तत्सम शब्दों में ही देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अब हिंदी में इनका प्रयोग जो है लुप्त तो माना गया है, बट अगर आपके पेपर में कहीं विसर्ग दिख जाए तो ज़्यादातर वो तत्सम शब्द ही है। ठीक है, अब लेकिन आपने इतना हिंदी पढ़ा, इतना हिंदी मैंने पढ़ाया है, बहुत कम ही आपको देखने को मिलता होगा। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है ना ही व्यंजन होते हैं, परंतु ये फिर भी साथ साथ रहते हैं। सोचो, ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है, तो कई बार आपके पेपर में आता है कि भाई पूरे वर्णमाला में कौन सा वर्ड जो है ना तो व्यंजन है ना तो विसर्ग है, तो आपको बताना है ये अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, या अयोगवाह की अगर हम बात करते हैं तो जो अयोगवाह ध्वनियां होती हैं वो ना तो स्वर होती हैं ना तो व्यंजन होती है। ये पॉइंट जो है हमेशा दिमाग में रखिएगा, गलत मत करिएगा। तो अगर आपके पेपर में आए भाई एक क्वेश्चन पूछेगा, अभी मैं जब आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान मत होइएगा, वो सारे एमसीक्यू इसी थ्योरी पे बेस्ड होगा, तो आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे भाई, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, फिर भी ये साथ साथ रहते हैं, इसलिए आचार्य केशवदास जी ने इन्हें अयोगवाह ध्वनि कहा है, अर्थात जो योग ना होने पर भी साथ साथ है भाई, अयोगवाह, योग नहीं होने पर भी जो है साथ साथ रहती हैं। तो ये तो हो गया भाई स्वर के बारे में कि स्वर जो है क्या होता है, स्वर की परिभाषा क्या है। इसके अलावा स्वर के बारे में मैंने बताया कि टोटल मूल स्वर कितने होते हैं, 11 मूल स्वर होते हैं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी ने जो है 10 ही माना है, किसी एक को नहीं माना है, री को नहीं माना है। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं, यस और नो? कमेंट करके सब लोग बताओ यहां तक चीजें क्लियर है भाई। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लोगे तो साफ दिखेगा, आई होप साफ दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरह आप देखो स्वर के भेद। अब स्वर के भेद अलग अलग पार्ट के आधार पर, अलग अलग आधार पर जो है बांटे गए हैं। तो सबसे पहला हमारा पार्ट है भाई मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा का मतलब क्या होता है भाई? मात्रा का मतलब होता है, जैसे हमने एक सिंपल सी पहले चीज समझो, मात्रा का मतलब होता क्या है, तब आगे इसको समझ पाओगे। मात्रा का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक सिंपल सा लिखा है छोटा, तो इसमें देखो एक मात्रा है, लेकिन इसी को लिख दिया बड़ा, तो इसमें देखो 2 मात्रा हो गया, तो इसी को मात्रा बोलते हैं। इसमें 1 मात्रा है, इसमें 2 मात्रा है। इसमें देखो 1 मात्रा है, बड़ी में 2 मात्रा है। मात्राओं को व्यक्त कैसे करते हैं, इसको 1 मात्रा को एक लाइन से, 2 मात्रा को ऐसे ऐसे लिखते हैं। देखो उल्टा, यस को थोड़ा सा इस तरीके से पट्टा बना दोगे तो आपका ये 2 मात्रा हो जाएगा। 5 मैंने लिख दिया, वैसे बेसिकली ये होता है। ठीक है, तो ये 1 मात्रा 2 मात्रा होता है। तो मात्रा के आधार पर पेपर में डायरेक्टली आपके पेपर में ऐसे ही आएगा कि मात्रा के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? आपके 3 प्रकार के होते हैं, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। जैसे आपका यहाँ पर पहला प्रकार है हर्ष स्वर, इसी को हम लोग लघु स्वर भी बोलते हैं। हर्ष स्वर को भी ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई? लघु स्वर भी बोलते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, परेशान मत हो, हर्ष पेड वाले ग्रुप में। हर्ष स्वर को भी जो है लघु स्वर मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई, जिन स्वरों के उच्चारण में, अब हस्व मतलब लघु हो गया, लघु मतलब क्या हो गया? छोटा, यानी कि कम। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, या जिसको कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे या 1 मात्रा हो। कितनी मात्रा हो? 1 मात्रा हो, क्योंकि मात्रा के आधार पर कह रहा है ना, 1 मात्रा हो या कम समय लगे, उन्हें हम लोग लघु स्वर या हस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में 4 लघु स्वर हैं। कई बार आपके पेपर में सीधे ये भी आता है कि हिंदी में कितने लघु स्वर हैं, तो आपको बताना है 4 लघु स्वर होते हैं। कौन कौन से? छोटा, छोटी, उ और री। ये पॉइंट याद रखेंगे भाई। हिंदी में कितने लघु स्वर होते हैं भाई? आपके 4 लघु स्वर होते हैं, छोटा, छोटी, उ और री। ये 4 लघु स्वर होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करते हैं, देखो लघु के बाद हम लोग दीर्घ पे जा रहे हैं, यानी कि 1 मात्रा से हम लोग कितनी मात्रा पे आगे? 2 मात्रा पे आगे। तो दीर्घ जो स्वर होता है उसमें 2 मात्रा का प्रयोग होता है। तो यहां पर परिभाषा समझेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से अधिक समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और हिंदी में टोटल कितने दीर्घ स्वर होते हैं भाई? 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, वैसे 4 ही होते हैं, कहीं कहीं जगह 4 मानेंगे, तो मूल रूप से 4 होते हैं, 2 आपके संयुक्त होते हैं, उसके भी ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। मूल रूप से आपके 3 ही होते हैं वैसे, लेकिन समझ लो क्या है। जैसे यहाँ पर बड़ा दिया गया है, बड़ी दिया गया, ऊ दिया गया, ये तो मूल रूप से दीर्घ स्वर है। ठीक है, मूल रूप से दीर्घ स्वर है। लेकिन जो आपका ए है, आई है, ओ है और औ है, ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। बट ये भी है, एक हिसाब से देखा जाए तो दीर्घ ही है। अभी आगे ये सब चीजें क्लियर होंगी, परेशान मत होइए। वैसे टोटल दीर्घ स्वर यहाँ पर 7 लिखा गया है, बट मूल रूप से आपके बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ ही होता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद आपका एक आ गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मतलब क्या हो गया?
इनमें भैया 3 मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिन स्वर को देखो साफ साफ लिखा है, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम दिया गया है, ओम आपका क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे ये पॉइंट जान लो भाई। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, तो आपको बताना 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लघु स्वर जिसको हस्व स्वर भी बोलते हैं, दीर्घ स्वर आपका प्लुत स्वर। ठीक है, ये आप चीज याद रखिएगा। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, आपका प्लुत स्वर होता है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है भाई, टोटल लघु स्वर कितने होते हैं, 4 लघु स्वर होते हैं। इसके अलावा आपको क्या याद रखना भाई, टोटल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 दीर्घ स्वर होते हैं, जिसमें से 3 मूल होते हैं, 4 आपके संयुक्त होते हैं। अभी आपको संयुक्त आगे मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा प्लुत स्वर की अगर हम बात करते हैं तो प्लुत स्वरों में जो है 3 गुना समय लगता है। जैसे आपका एक उदाहरण है ओम, इसी तरह एक उदाहरण होता है राम। ठीक है, जब आपको खींच कर बोलना पड़े कोई चीज, ओम, तो ओम में देखो थोड़ा ज्यादा समय लगा, राम तो राम में ज्यादा समय लगा, तो ये आपका होता है। लेकिन ये वाला राम नहीं, एक राम ऐसे लिखा होता है, एक राम ऐसे लिखा होता है। आपने देखा होगा कई सारे किताबों में इस तरीके से राम लिखा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर प्रयास। अगला टॉपिक यहाँ पर जानेंगे भाई, जीवा के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, यानी कि आप जब स्वर को बोलते हो, छोटा आ बोला, ई बोला, तो कभी कभी आपके जीभ के 3 पार्ट होते हैं। जैसे आप जीभ तो यहाँ पर बनेगा नहीं, बट ये समझो इसे जीभ है आपका, मान लीजिए 3 पार्ट है, अग्रभाग, मध्य भाग और आपका पश्च भाग, जो पश्च भाग आपका कंठ से लगा होता है। ठीक है, तो जीवा के प्रयोग के आधार पर जब हम लोग आगे के पार्ट का यूज करते हैं तो इसको अग्र स्वर बोल देंगे, बीच वाले पार्ट का यूज करते हैं तो इसको मध्य स्वर बोल देंगे, और पीछे वाले पार्ट का यूज कर रहे हैं तो हम लोग इसको पश्च स्वर बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा तो याद कर लोगे कि भैया कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये जानो कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या होता है भाई, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला वाला भाग होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जिन स्वरों के उच्चारण जीभ के अग्र भाग के सहयोग से होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। इनमें 4 आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों याद रखो, क्योंकि इस पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन यही बनता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ उसमें से अग्र स्वर छाटो, उसमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे होगा, छोटी, बड़ी, ए और ए। ठीक है, इन चारों को याद रखिएगा, ई, बड़ी, ई, ए और ए, ये आपके अग्र स्वर होते हैं। ठीक है, इसी तरह मध्य स्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में सिर्फ ये सिंपली यही पूछा गया है, मध्य स्वर क्या होता है। अर्ध स्वर अलग चीज होता है। ठीक है, एक होता है अर्ध स्वर, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। अर्ध व्यंजन या जो अर्ध स्वर होता है उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मध्य स्वर क्या होता है कि जीभ के मध्य भाग का प्रयोग करते हैं, इसमें सिर्फ एक ही वर्ड होता है आ, तो जो छोटा आ है उसको मध्य स्वर बोला जाता है। ये पॉइंट जो है बिल्कुल मिस मत करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार आपका ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, इसी वजह से मैं कह रहा हूं, इसको जो है बिल्कुल याद रखिएगा। इसके अलावा एक आपका होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है भाई, जीभ के पिछले वाले भाग का सहयोग करता है, उच्चारण में जीभ के पिछले वाले भाग का यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं भाई, आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, एक आपका ये औ है, इसको आगत के अंतर्गत आता है, इसको भी हम जानेंगे भाई आगत क्या होता है, बट ये पश्च स्वर के अंतर्गत ये सारे आते हैं। बस इसमें याद रखिएगा ये 4, ये इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, बट इसको एकदम रखिएगा, अपने पास रखिएगा, रिपीट करिएगा, सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जीवा के प्रयोग के आधार पर आपके स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, चीजें क्लियर हो रही हैं तो एक एक लाइक, एक एक शेयर करते हुए चलिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, अब देखो इसी प्रकार आपका ओठों की स्थिति के आधार पर, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, मात्रा के आधार पर, ठीक है, स्वर के प्रकार। अब हमने पढ़ा भैया किसके आधार पर, सेकंड नंबर पढ़ा जीवा के प्रयोग के आधार पर, जीवा के भाग के आधार पर। तीसरा पढ़े ओठ जो हमारे हैं, जो हमारे लिप्स हैं, इसकी स्थिति, कैसी स्थिति है। एक होता आवृत्तमुखी, एक आपका होता वृत्तमुखी। आवृत्त का मतलब होता है आवृत्त, यानी कि वृत्त ना बने। ठीक है, जैसे जिन स्वर के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हुए आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे आ बोल रहा हूं का ओठ गोलाकार बन रहा है, आ तो पूरा खुल जा रहा है, आ पूरा मुंह खुल गया, कहां गोल बना भाई। ई में भी देखो पूरा गोल कहां बन रहा है, ई ए नहीं बनाना, तो ये आपके आवृत्तमुखी होते हैं। इनको हम लोग बोलकर भी प्रयास कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग बोल सकते थे, जैसे आ बोलो, आ अंदर से निकल रहा है, अंदर से आ रहा है, यानी कि पीछे भाग का प्रयोग कर रहे हैं। ऊ अंदर से आ रहा है, ठीक है, ऊ अंदर से आ रहा है, ओ देखो अंदर से आ रहा है, यानी कि आपका ये पश्च है। जबकि अग्र वाले में देखो ई में देखो आपके आगे वाला हल्का सा आपके तालू से टच होता होगा। आप बोल के देखो भाई, ई को ध्यान से बोलो, हल्का सा आगे वाला पार्ट जो है आपके तालू से, ई हुआ ना, मतलब
जेब के आगे का भाग पूरा दोनों साइड का भाग तालू से टच हुआ ना, ए, तो ये ए और ई ये सब आपके अगले स्वर होते हैं। आ अंदर से आ रहा है, ऊ अंदर से आ रहा है, ऊ बड़ा ऊ अंदर से आ रहा है, तो ये सारे आपके पश्च स्वर हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको भी याद रखना है। आवृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं, आवृत्तमुखी होते से आ बोला भाई, आ में पूरा मुंह इस तरीके से खुल रहा है, अलग से खुल रहा है, ये वृत्त थोड़े ना है, ये तो दीर्घ वृत्त में बन गया ना, तो ये नहीं होगा। जबकि वृत्त मुख में देखो ऊ में देखो आपका पूरा मुख जो है, इसे लड़कियां ऐसे पाउट बनाती हैं ऊ ऐसे। अगर आपको पाउट नहीं बनाना आता लड़कियों तो आप ऊ बोल के बना सकते हो। तो ऊ शब्द हो गया, ओ शब्द हो गया, औ शब्द हो गया। ठीक है, और ये अ वाला आ है, अ वाला आ है, ये वाला आ याद रखिए, ये आ अलग है, ये ओ वाला आ है, आगे स्वर के अंदर आता था, अभी आगे आगत में बताऊंगा। तो ये आपके वृत्तमुखी होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। तो भैया अगर आपके पेपर में आए कि भाई ओठों की स्थिति के आधार पर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्तमुखी एक आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में जो ओठ वृत्ताकार हो जाते हैं और आवृत्तमुखी में ओठ जो है वृत्ताकार या गोलाकार नहीं होते हैं। बस इनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, इसको याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा मुख विवर खुलने के आधार पर भाई, आपका जो मुख ये विवर है जो आप खुलता है, कभी ज्यादा खुला, जैसे आ में देखो ज्यादा खुला, ऊ में देखो कम खुला। ठीक है, ई में कम खुला, एकदम नहीं खुला। ठीक है, लगभग ई में देखो, ई में देखो आप जीभ टच करके भी बोल सकते हो ई। ठीक है, ऊ कम खुल रहा है। अर्ध समृत में थोड़ा ए देखो थोड़ा सा खुला आपका, विवृत में देखो आ ज्यादा खुल गया, अर्धविवृत में आ तो कम खुला। तो यही भाई मुख विवर खुलने के आधार पर जो आपके चार प्रकार के होते हैं, और ये बहुत सिंपल होता है, लोग बहुत गलती करके आते हैं। ठीक है, आप इसको बोल करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बोल करके इसके जवाब सही दे सकते हो। समवृत्त का मतलब सिर्फ जानो, समवृत्त, समवृत्त, वृत्त सम यानी कि बंद हो जाए। ठीक है, कि जिन स्वर के उच्चारण में मुख विवर लगभग बंद रहता है। अब बंद किस में रहेगा, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, छोटा ऊ हो गया। इसको बोल करके देखो भाई, आपका मुख जो आपका मुंह है जिससे हम लोग बोल रहे हैं, ये लगभग बंद ही तो रहता है ना, तो ये आपका समवृत्त हो जाएगा। अर्ध समवृत्त का मतलब होता है मुख विवर आधा बंद रहता है। ठीक है, आधा बंद रहता है, जैसे ए ओ इसमें आधा बंद रहता है, तो अर्ध समृद्ध में दो आते हैं, ए आता है और आपका ओ आता है। इसी तरह विवृत होता है। विवृत में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है पूरा खुलता है। विवृत मतलब पूरा वृत्त बन जाए, पूरा खुल जाए, जैसे आ देखो वृत्त ना बन जाए, मतलब पूरा मुख विवर खुल जाए, तो आपका आ हो गया। और आपका अर्ध विवृत में आपके ये देखो, जिसमें एक ही वर्ड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है। तो आपको विवृत बहुत याद रखना है कि विवृत में जो है आपका पूरा मुख खुला रहता है, और इसका एक ही एग्जांपल है आ, ये आपका याद रखें, बड़ा आ याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह अर्ध विवृत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। ठीक है, एक होता है भाई देखो मुख विवार आपका आधा बंद रहता है, उसमें ए और ओ आता है, और आधा खुल रहा है। आधा बंद होने का मतलब देखो, जब आधा बंद की बात करता है ना, तो हमेशा याद रखिएगा छोटी जो मात्राएं वाले, जैसे ए देखो छोटी मात्रा ए और ओ, इसमें आधा बंद है। लेकिन आधा खुले की अगर हम बात करते हैं, उसको अर्ध विवृत बोलते हैं। जैसे आपका आ देखो, बड़ा आ में पूरा खुल गया मुंह, लेकिन छोटा आ में आ कम खुला मुंह। ए देखो, ए से ए हुआ ना, ओ से अ हुआ ना, तो ये आपका अर्ध विवृत में आएगा। तो ये आपके चार प्रकार के होते हैं भाई मुख विवर खुलने के आधार पर। ठीक है, तो हमने चार चीजें पढ़ी, मात्रा के आधार पर, जीवा के प्रयोग के आधार पर, इसके अलावा हमने पढ़ा ओठों की स्थिति के आधार पर, हमने पढ़ा मुख विवर खुलने के आधार पर। ठीक है, प्रकार जितने हैं और कितने आधार पर हैं, ये सब कुछ जो है जानते हुए चलिएगा। ठीक है, एकदम रटते हुए चलिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर स्वर से बिल्कुल इसको नोट कर लो। आगत स्वर मैंने 2-3 बार अभी नोटिस आपको बताया होगा भाई। आगत स्वर, आगत स्वर, आगत स्वर क्या होता है भाई, अगत स्वर जैसे क्या होता है, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में प्रयोग करने पर ओ के समानार्थी एक नए स्वर अ, जैसे डॉक्टर में देखो डॉक्टर, डॉक्टर वर्ड की बात करते देखो, इसमें डॉ और लग गया ना, डॉक्टर हो गया। तो ये अ जो है, अगर आपके पेपर में आ जाए भाई आगत स्वर छाटो, बस आ के ऊपर ये ऐसे लगा दो, चंद्र बिंदी नहीं है भाई, चंद्रा बना लेकिन बिंदी नहीं लगा गया, आ के ऊपर ये लगा, तो ये आपका आगत स्वर होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, आगत स्वर हमेशा याद रखेंगे, पेपर में बन सकता है, आ सकता है। तो एक एक पॉइंट में निकाल करके लाया हूं कि जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो अलग से बस पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ो, पूरी थ्योरी पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने से आपका काम बन जाए, और जितने से काम भी बन जाए और मतलब 100% काम बन जाए। ठीक है, वो चीज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यहां तक स्वर सबको समझ में आ गया भाई। स्वर में किसी को कोई डाउट, कोई कुछ भी हो तो आप लोग जो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। ये मैंने नोट दे दिया है,
इसको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो इससे आप लोग एक बार इसे याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पेपर में आता है कि वर्ड उच्चारण के स्थान के नाम, जैसे तालु में आपका देखो तालु में कौन कौन से स्वर आते हैं। व्यंजन तो आप तो रट लेते हो का चा टा ता पा, लेकिन तालु इसमें भूल जाते हो। तो तालु में आपका जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, और जो आपका अनुनासिक ई आता है ये आपके तालव्य होते हैं, यानी कि तालु। यानी कि अगर आपके पेपर में तालव्य स्वर कौन सा है, तालव्य स्वर कौन सा है, तो छोटी ई बड़ी ई है। मूर्धन्य स्वर कौन सा है, तो आपका री आपका मूर्धन्य होता है। इसी तरह अगर आपका ओष्ठ्य पूछा जाए स्वर के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो ओष्ठ्य में ध्यान से देख लो भाई, आपका यहाँ पर क्या है भाई आपका, चलिए ओष्ठ्य में आपका उ और बड़ा उ आता है, ठीक है। कंठ की अगर हम बात करते हैं तो आ ये आपके, इसके अलावा जो अनुनासिक आ और अंगा होते हैं ये आपके आते हैं। और कंठ तालव्य जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, जब एमसीक्यू कराऊंगा तो ये सबसे ज्यादा मिलेगा, ए और ए, ये आपके कंठ तालव्य होते हैं। क्यों? क्योंकि आ से और ई से मिलकर आपका बनता है ए, तो आ का उच्चार स्थान होता है कंठ, ई का होता है तालव्य, इसलिए इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। तो अगर आपके पेपर में कंठ तालव्य आपका स्वर कौन सा है, तो ए है और ए है, ठीक है। और कंठ्योष्ठ अगर आपके पेपर में आता है तो कंठ्योष्ठ में ओ और औ को याद रखिएगा, ठीक है। ओ को याद रखेंगे और किसको याद रखेंगे भाई, औ को याद रखेंगे। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को एकदम इधर से उधर कुछ भी नहीं करना है, समझ में आ गया। तो ये तो हो गया भाई आपका स्वर यहां तक खत्म। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके ऊपर भाई, व्यंजन के पास चलेंगे, ठीक है। हम लोग व्यंजन की तरफ चलेंगे। अब देखो व्यंजन में क्या क्या चीजें हैं, जैसे व्यंजन क्या होता है, व्यंजन का पहले मतलब समझो क्या होता है। व्यंजन का अर्थ होता है ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अभी मैंने आपको व्यंजन के बारे में बताया था ना, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर भैया आपके स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो कैसे बोले जाते हैं भाई, आपके स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही है कि जो व्यंजन होते हैं किसकी सहायता से बोले जाते हैं भाई, आपके स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे का, ये आपका एक व्यंजन है, का की बात करते हैं तो ये मिल रहा कैसे, आधा का और आ से मिलके बना हुआ है, ठीक है। आधा का और आ से मिलके बना हुआ है। ये जो नीचे इसको लगता है इसी को हलंत बोलते हैं। और हलंत का प्रयोग किसके लिए करते हैं भाई, अगर आपसे पेपर में आता है हलंत का प्रयोग बेसिकली किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिए भाई, हलंत का प्रयोग जो है किसके लिए होता है कि स्वर को, व्यंजनों को बिना स्वर के लिखने के लिए, ठीक है। अगर व्यंजन को बिना स्वर के साथ लिखना है, जैसे अगर हम लिखना है इसको का को, अब ये बिना स्वर के साथ इसको हलंत लगा के ही तो लिखोगे ना। तो कई बार आपके पेपर में ये भी आता है भाई कि बिना स्वर के साथ लिखने क्या कहते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए भाई, चलिए आवाज आ रही ना आप सभी को, ठीक, चलिए। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा, बिल्कुल इसको मिस एकदम मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या है, और सभी लोग यहाँ पर देखते हुए और जानते हुए चलिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, ये देखो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इस जस्ट दिया आपको एक याद रहे, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखने के लिए इसको मैंने दिया हुआ है कि व्यंजन जो होते हैं अंतःस्थ होते हैं। इस व्यंजन में भी आपका एक आगत व्यंजन होता है, एक आपका उस व्यंजन होता है, पंचवर्ग होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं, इनको याद रखिएगा। बट आगे भी इसको लास्ट में रखना चाहिए था, बट अभी दिखा दिया, कोई बात नहीं, ये आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो पंचवर्ग, पंचवर्ग क्या होता है भाई, पंचवर्ग के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो सबसे पहला यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता क्या है कि भैया स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके पेपर में, ये बनता है। तो स्पर्श व्यंजन आपके कितने बनते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि आपके स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं भाई, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मुख के विभिन्न अवयवों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है, जिनकी कुल संख्या कितनी है, 25 है। कौन कौन से 5 वर्ग है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में क्या आता है, का खा गा घा अंगा, किसकी सहायता से बोले जाते हैं, ये भी याद रखो, कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। इसके बाद आता है भाई चा वर्ग, चा छा जा झा इया, किसकी सहायता से बोले जाते हैं भाई, तालु की सहायता से बोले जाते हैं, इसके इसलिए इनको तालव्य कहते हैं। उसके बाद आता है भाई टा वर्ग, टाठा डाढ़ा अड़ा, मूर्धन्य यानी कि जीवा के पीछे वाला जो भाग है ना, जैसे टा देखो तो जीभ के जो पीछे वाला पार्ट है वो आपका तालु में टच होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य बोलते हैं, ठीक है। टाठा डाढ़ा अड़ा, आप देखो, आप कुछ भी बोल करके इसको पहचान सकते हो। जैसे दंत की तावर की बात करते, ताथा दाधा ना, दांत की साथ है ता, देखो ता जीभ आपका दांत से टच हो रहा है,
था, जीभ आपका दांत से टच हो रहा है। इसी तरह पाफा बाभा मा आपका ओष्ठे में आता है, या आपका ओठ की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्गों में 5-5 व्यंजन होते हैं, और वो जो टोटल 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो यह पंचवर्ग के व्यंजन ही आपके स्पर्श व्यंजन हैं, और आपके टोटल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो याद रखोगे ना भाई, का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धन्य से, ता वर्ग दंत से, और पा वर्ग ओष्ठे से। तो 5 ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है आना। बस इसी जो पेज पीछे दिख रहा है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है, आ सकता है आपके पेपर में, बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये 25 वाला, एक क्वेश्चन ये 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये सब अभी अल्प प्राण महाप्राण इसी वर्ग से आपके अल्प प्राण महाप्राण सब बनते हैं। परेशान मत होइए, एकदम याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी, एकदम याद रखेंगे तो आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, नहीं याद रखेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है भैया। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ याद रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब देखो भाई, पंचवर्ग के तो व्यंजन हो ही गए आपके, मैंने बताई दिए। अब देखो यहाँ पर नोट एक दिया गया है कि जो आपका पंचवर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इन्हीं को हम लोग पंचमाक्षर बोलते हैं। तो अगर आपके पेपर में भाई पंचमाक्षर क्या है, तो जो पांचों वर्ग हैं उनके जो अंतिम अक्षर हैं, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, इन्हीं को पंचमाक्षर कहते हैं। और इसके अलावा चाछा, जाझा, इया, जो चा वर्ग है, जो चा वर्ग है, इसी को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो पंचवर्ग का जो अंतिम अक्षर पंचमाक्षर, तो आप पॉइंट याद रखेंगे भाई, पंचमाक्षर किसको कहते हैं, आई होप पता चल गया होगा। इसके अलावा जो आपका स्पर्श संघर्षी होता है वो चाचा जाजा इया होता है। अभी ऊष्म संघर्षी भी आगे मिलेगा, जो सा 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 हा होता है, वो भी बताएंगे, बट उसके लिए परेशान मत होइए, मैं यहाँ पे हूं ना भाई, परेशान मत हो। इसके अलावा एक आता भाई अंतःस्थ व्यंजन, सबसे इंपॉर्टेंट, 50 बार आपके पेपर में आ चुका भाई। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है भाई? 4 आपके अंतःस्थ होते हैं, यारा लावा अंतःस्था। ठीक है, या रा ला वा, या रा ला वा। ठीक है, अब देखो इनका उच्चार स्थान मैंने लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि पेपर में साफ साफ आता है रा जैसे मूर्धन्य है, रा को वर्तस से भी बोलते हैं, रा को वर्तस से भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ला दंत दिया गया है, वाक का आपका दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ होता है। वाक का उच्चारण के स्थान क्या होता है? दंत्योष्ठ होता है। ला का दंत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। या का आपका तालव्य होता है। अब अंतःस्थ की वह परिभाषा ध्यान लो भाई, ये जीवा, दंत, तालु और ओठ के अपूर्ण स्पर्श से बोले जाते हैं, और ये अंग उच्चारण में मिलते हैं अवश्य, किंतु पूर्ण रूप से नहीं। अंतःस्थ व्यंजन कुल संख्या 4 होती है। तो आपके सिंपल पेपर में आपके आता है अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से, तो 4 याद रखेंगे, या, रा, ला और वा। ठीक है, उनके उच्चार स्थान तालव्य, मूर्धन्य, दंत और दंत्योष्ठ दिया गया है, इसको याद रखिएगा। और क्या क्या क्वेश्चन बनता है अंतः से, अभी आगे आपको वो सब चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको मध्य स्वर बताया था ना, उसी तरह एक अर्ध स्वर भी होता है। ठीक है, आपके पेपर में आ सकता है भाई अर्ध स्वर पहचानो क्या होता है, तो बस याद रखो या और वाह, यही आपके अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन मध्य कुछ ध्वनियां जिनको अर्ध स्वर कहा जाता है, और संस्कृत भाषा में इनके लिए अंतःस्थ का भी उच्चारण मिलता है। परंतु अगर अंतःस्थ ध्वनियों की बात करते हैं तो जो सर्वाधिक मान्य है, जो पेपर में आते हैं, वो या है और वाह है। तो सिंपली बस आपको अर्ध स्वर से एक चीज याद रखना है कि स्वर और व्यंजन के मध्य की कुछ ध्वनियां हैं, या और वाह। ठीक है, जैसे या का उच्चार क्या होता है? तालव्य होता है। वाह का क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। और ये दोनों जो है अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी की तरह हम बात करते हैं भाई ऊष्म व्यंजन के बारे में। हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा, हमने अंतःस्थ पढ़ा, हमने ऊष्म स्पर्श संघर्षी पढ़ा। अब ऊष्म व्यंजन जान लो भाई, जिसको हम लोग सिर्फ संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसमें वायु परस्पर घर्षण से निकलती है और प्रतीत होता है कि वायु ऊष्म हो चली है। ठीक है, वायु जो है ऊष्म हो चली है। बोलोगे ना आप ऐसे अंदर से शाह, 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 सा और हा, 4 ही आपके ऊष्म होते हैं। इन्हीं को हम लोग संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, संघर्षी व्यंजन भी इनको बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग ऊष्म संघर्षी भी बोलते हैं। तो देखो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, लोग यहीं पर कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन ही आपको दूर करना है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, बस कंफ्यूजन लोगों को रहता है। देखो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी, ठीक है, ऊष्म संघर्षी, इसके अलावा आपका स्पर्श संघर्षी, और आपका क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये इसमें लोगों को डाउट रहता है। तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी एक ही होते हैं, जिसको बोलते हैं सा,
सा और हा। ठीक है, स्पर्श संघर्षी में चा छा जा झा यहाँ आता है, चा छा जा झा यहाँ आता है। और स्पर्श व्यंजन आपके टोटल 25 वर्ड, स्पर्श व्यंजन आपके टोटल 25 वर्ड होते हैं। कौन कौन से? का से लेकर के मा तक। एक दो बार वीडियो को देखोगे ना तो चीजें अपने आप रट जाएंगी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा एक नोट दिया गया भाई, जो खा है, गा है, जा है, फा है, वाह है, ये भी संघर्षी ध्वनियां हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो पेपर में आज तक पूछा गया है। बस अगर इस संघर्षी या इस पर संघर्षी आता है तो बस ये सा हा याद रखिएगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो है क्या दिया गया है, उच्चारण स्थान। जैसे ये वाला सा है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि इस वाले सा का उच्चारण क्या था, तालव्य होता है, इस वाले सा का मूर्धन्य होता है, इस वाले सा का दंत्य होता है, और ये जो हा है ये कंठ होता है। हा काकल्य वर्ड भी बोलते हैं, इसी को काकल्य भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को काकल्य भी बोलते हैं। और ये हा जो है आपका क्या है, कंठ ध्वनि है। इसके अलावा वायु ध्वनि और नासिक के प्रयोग के आधार व्यंजनों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया, आगे जानेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ अभी, तभी आपको समझ में आएगा, अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पर देखिए, वायु की मात्रा और बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो भेद है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका अल्प प्राण। देखो भाई, अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण मतलब होता है इसके उच्चारण में वायु जो है अल्प मात्रा में निकलती है। कितनी मात्रा भाई? अल्प, छोटी सी मात्रा में, अल्प मात्रा में निकलती है, और हकार की ध्वनि नहीं होती है। जैसे हकार की ध्वनि का ऐसे जैसे आपका खा में हकार की ध्वनि है, खा घ हकार की ध्वनि है, लेकिन अल्प प्राण में हकार की ध्वनि नहीं होती है, और हवा जो है अल्प मात्रा में निकलती है। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको जो मैंने रेड किया हुआ है इसको याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है अल्प प्राण है। जैसे का वर्ग से कौन कौन से अल्प प्राण में आते हैं? का, गा और पांचवा अंगा। चा वर्ग में चा, जा और ना। देखो पहला है, तीसरा है, और चा छा, ये ना नहीं होना चाहिए भाई, माफ कीजिएगा, चा छा जा झा इया होता है ना, तो चा छा जा झा इया होना चाहिए था, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इया हो जाएगा। ठीक है, चा जा इया हो जाएगा। ता वर्ग से टा डा अड़ा हो जाएगा, और ता वर्ग से ता दा ना हो जाएगा, और पा वर्ग से पा बा मा, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो देखो रेड किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या रा ला वा, ये जो अंतःस्थ होते हैं ये भी अल्प प्राण व्यंजन ही माने जाते हैं। इसके अलावा सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। जितने भी स्वर हैं जो आपके 11-13 स्वर देखा है ना, वो सारे के सारे अल्प प्राण में ही आते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण वायु की अल्प मात्रा निकलती है, और पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होता है। इसके अलावा अंतःस्थ जितने व्यंजन हैं, यारा, लावा, ये भी अल्प प्राण होते हैं, और जितने भी आपके क्या हैं स्वर हैं वो भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट जो याद रखिएगा। इसके अलावा इसी तरह बाह्य प्राण क्या होता है, या महाप्राण बोलते, माफ कीजिएगा, महाप्राण क्या होता है? महाप्राण उसी का जस्ट अपोजिट, इसमें श्वास की अधिक मात्रा निकलेगी। ठीक है, और हकार की ध्वनि भी सुनाई पड़ेगी, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है ये आपका महाप्राण माना जाता है। दूसरा चौथा व्यंजन जैसे का वर्ग से खा और घा, देखो 5 व्यंजन जैसे ऐसे होता है, का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 होते हैं ना, तो जो दूसरा है खा और घा, ये आपका क्या हो जाएगा भाई? महाप्राण हो जाएगा। इसी तरह आपका छा और झा महाप्राण हो गया, ठा और ढा महाप्राण हो गया, था और धा महाप्राण हो गया, फा और भा, ये सब चीजें आपको जो है पीडीएफ में मिलती रहेंगी, परेशान मत होइए। तो ये आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण, महाप्राण, आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसी तरह अगला देखिए पॉइंट क्या भाई, ध्वनि की मात्रा के आधार पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, तो ये भी याद रखिएगा भाई, ध्वनि की मात्रा के आधार पर व्यंजन को कितने पार्टों में बांटा गया है? 2। एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। अघोष मतलब क्या होता है कि इनके उच्चारण में स्वर तंत्र जो होते हैं अपेक्षाकृत कम झनकृत होता है। ठीक है, यानी कि ध्वनि जो है लगभग नगण्य होती है और केवल श्वास ही निकलती प्रतीत होती है। इसको याद कर रखने का तरीका क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जो मैंने आपको 5 वर्ग बताए थे ना, उसी वर्ग में से प्रत्येक वर्ग का जो पहला दूसरा व्यंजन होता है उसको अघोष बोलते हैं। जैसे का वर्ग से काखा, चा वर्ग से चाछा, टाठा, ताथा, पाफा, ये आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा नोट याद रखिएगा, ये सा और सा, तीनों जो सा है, हा को नहीं ऐड किया गया, याद रखिएगा, तीनों सा को ऐड किया गया, ये भी अघोष व्यंजन होते हैं। तो अघोष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सारे वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन, और जितने भी आपके तीनों सा हैं, ठीक है, ये भी आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा
सघोष या घोष एक ही चीज होता है, यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं भाई, घोष या सघोष एक ही चीज होता है। इसमें जो है स्वर तंत्रियां अधिक झनकृत होती हैं और श्वास झनकार के साथ निकलती हुई प्रतीत होती है। और प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा याद रखने का तरीका क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो सघोष होता है या घोष होता है। जैसे गा, घा, अंगा, जा, झा, बा। इसके अलावा आपके टा वर्ग से टा, डा, ढा, ड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों जितने भी आपके क्या होते हैं, या, रा, ला, वा, और जो बचा हुआ हा है ये भी सघोष होता है। ठीक है, ये नोट वाला याद रखो, यहां ज्यादा क्वेश्चन बनता है। या, रा, लावा आपका सघोष होता है। और जितने स्वर होते हैं, तो जितने स्वर हैं वो भी आपके सघोष, ठीक है, और जितने आपके यारा लावांतहस्त हैं वो भी सघोष, और हा ये भी आपका सघोष। तो सघोष के अंदर जितनी आपकी चीजें हैं इस पेज में आपको दिख रही होंगी, तो ये इतने ही सघोष होते हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। ठीक है, अब तो गलत नहीं करोगे ना, जब क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे ना अब तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसको एक बार अच्छे से आज पढ़िएगा अच्छे से, फिर जब इसका प्रैक्टिस सेट चलेगा, जब इसके टेस्ट सीरीज चलाए जाएंगे तब और आपको अच्छे समझ में आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहां पर क्या कह रहा है भाई, नासिका के प्रयोग के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एक होता है अनुनासिक, एक होता है निरअनुनासिक। अब देखो ये बहुत आसान है। ठीक है, ये बहुत आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि भाई आपको अनुनासिक का मतलब क्या होता है, जिसमें जिसका व्यंजन हम लोग करते हैं। तो अनुनासिक यानी कि मुख का प्रयोग हो और नाक का प्रयोग हो। कुछ आपके ऐसे वर्ड होते हैं ना जिनको बोलने में नाक से ध्वनि आती है, जैसे अंगा, ञा, नाक से ध्वनि आ रही है ना, नाक से ध्वनि आपको खुद प्रतीत होगा नाक से ध्वनि आ रही है। तो जितने भी आपके पांचों वर्ग के पांचवा अक्षर है ना, जो पांचवे अक्षर होते हैं, जो पंचमा अक्षर है ना, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, देखो काखा गगा अंगा, चाचा जा, इया, ये सब पांचवे अक्षर तो ना, तो ये आपके अनुनासिक होते हैं। तो अनुनासिक को कैसे याद रखना भाई, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो आपका अनुनासिक होता है। इसी तरह निरअनुनासिक क्या होता है, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में नासिक का प्रयोग यानी कि नाक का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मुख का प्रयोग होता है। जैसे का, चा, इसको छोड़ दिया जाए तो आपके वो निरअनुनासिक होते हैं। का, चा, टा, ता, पा, खा, गा, ये सब देखो नाक का प्रयोग नहीं होता। नाक का प्रयोग सिर्फ आपके वही अंगा, इया, अड़ा और ना और मा में, यानी कि जो पंचवाक्षर हैं उसी में होते हैं। इनको याद रखना, व्यंजनों की बात हो रही ना, इनको याद रखेंगे ना भाई। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत ही छोटा सा पॉइंट था। पेपर में कभी कभी आपके दे देता है कि चार आपको दे देगा, उसमें बताना होगा कि आपको इसमें से कौन सा अनुनासिक है कौन सा निरअनुनासिक है, बस आपको ये छांटना होता है। ठीक है, इसके अलावा ये संयुक्त अक्षर, जैसे मैंने आपको संयुक्त स्वर, अच्छा संयुक्त स्वर नहीं बताया था ना, मैंने बताया था, बट संयुक्त अक्षर जान लो, फिर संयुक्त स्वर अभी मैं छोटे से क्लियर कर दूंगा। संयुक्त अक्षर क्या होता है भाई, आपके पूरे व्यंजन में 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, छा, त्रे, ज्ञा और स्रा। ठीक है, ये 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। क्यों संयुक्ताक्षर बोलते हैं, क्योंकि जो है ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे छा की बात करते हैं, का और सा मिलके बनता है। त्रा की बात करते हैं, ता और रा मिलके बनता है, आधा ता और रा। ज्ञा की बात करते हैं, आधा जा और या मिलके बनता है। और स्रा की बात करते हैं, आधा शा और रा मिलके बनता है। इनका उच्चार स्थान भी याद रखिएगा। ये जो छा, त्रि और स्रा है, इसका तो मूर्धन्य होता है। ठीक है, वैसे कंठ और मूर्धन से मिलकर बनते हैं, दंत और मूर्धन से मिलकर बनते हैं, और तालव्य और मूर्धन से मिलकर बनते हैं। और ज्ञा की बात करते हैं, ये दोनों तालव्य से मिलकर बनता है। ठीक है, बस 4 आपको याद रखना है, बस यही पेपर में आता है। संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं, 4 संयुक्ताक्षर हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ भाई, संयुक्ताक्षर तो मैंने बता दिया, एक पॉइंट इसको याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। संयुक्त स्वर, वैसे मैंने जो आपको चार्ट दिया था उसमें था, बट यहाँ पर फिर से बता दें, संयुक्त स्वर आपके कौन होते हैं, 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ए, ऐ, ओ और आपका औ। ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ये जो ए और ए होते हैं, आ और ई से मिलकर बनते हैं। ओ और औ जो होते हैं, आ और ऊ से मिलकर बनते हैं। इनका जो उच्चारण होता है, ए और ए का जो उच्चारण होता है, इनका उच्चारण कंठ तालव्य, क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। ठीक है, और जो इनका उच्चारण होता है इसका कंठ्योष्ठ होता है। इसको याद रखेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट है, कंठ्योष्ठ होता है। ऊपर में चार्ट में दिखाया हुआ है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, परेशान मत होइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आगत स्वर मैंने बताया था, जैसे आगत स्वर में क्या होता था, ये बताया था, ये आगत स्वर है। ऐसे आपके आगत व्यंजन भी होते हैं। आगत व्यंजन में टा वर्ग के 2 व्यंजनों में ये जो है नीचे बिंदु अर्थात हर्फ लगाकर उन्हें नया रूप दिया गया है, जिसे आगत व्यंजन कहते हैं। इन्हें द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, तो अगर आपके पेपर में आगत व्यंजन आए, द्विगुण व्यंजन आए, उत्क्षिप्त व्यंजन आए, तो बस सिंपली आपको यही चीजें याद रखनी है कि ये सब आपके क्या होते हैं भाई, यही आपका क्या होता है भाई,
आगत व्यंजन होता है। ठीक है, दो ही आगत व्यंजन, दो ही द्विगुण या दो ही आपके उत्क्षिप्त हैं, जैसे अड़ा और ढा। ठीक है, दो ही आगत या दो ही उत्क्षिप्त हैं, ये पॉइंट जो याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई आपका स्वर और व्यंजन। वर्णमाला जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एकदम इन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल आपके 52 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। मूल जो आपके वर्ड होते हैं, मूल वर्ड जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर याद रखिएगा। मूल स्वर आपके कितने होते हैं भाई? आपके मूल स्वर आपके 11 होते हैं। ठीक है, मूल व्यंजन आपके कितने होते हैं भाई? मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 आते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया था, छात्र, ज्ञा, उसरा। संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके अलावा उत्क्षिप्त, या अभी जो मैंने इसके पीछे जो बताया था, उत्क्षिप्त या द्विगुण, ये उत्क्षिप्त और द्विगुण कितने होते हैं भाई? उत्क्षिप्त आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। और आपके अयोगवाह कितने होते हैं भाई? अयोगवाह, क्योंकि मूल स्वर में 11 था, 2 यहाँ बचा हुआ ना, अयोगवाह। आ और अंगा होता है ना, अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। इन सबको जोड़ लो भाई, कितना? 3 1 4 4 8 2 10 2 12, 52 आ गया ना। तो काफी लोग कहते हैं सर 52 कैसे आता है? तो यही होता है, 11 मूल स्वर, 11 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त, 2 अयोगवाह, ये मिलके आपके टोटल 52 वर्ड बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपकी होती हैं संयुक्त स्वर संयुक्त व्यंजन से। तो इतनी चीजें जो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और भी कई सारे जो आपके पॉइंट यहाँ पर बनते हैं। अनुनासिक मैंने बता दिया, देख लेता हूँ कुछ अगर अलग बचा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक दो चीज़ें आपके पेपर में बहुत आती हैं जो मैंने नोट डाउन किया हुआ था। ठीक है, वो आपका इस चैप्टर में नहीं है, बट पेपर में आजकल बहुत बन रहा है। पार्श्विक व्यंजन, इस बार के पेपर में भी आपका आया था भाई। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है भाई? पार्श्विक व्यंजन में आपका क्या होता है कि आपकी जो मुख, जब आप कुछ बोलो तो आपकी जो हवा है, ठीक है, जीभ के पार्श्व से निकल जाता है। और पार्श्विक व्यंजन एक ही होता है, याद रखना है भाई, ला। ला जो आपका होता है भाई पार्श्विक व्यंजन होता है। पार्श्विक ध्वनि जो आपका होता है ला होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ऊष्म संघर्षी संघर्षी मैंने आपको बता ही दिया है। काकल्य, ठीक है, काकल्य याद रखेंगे भाई। काकल्य क्या होता है? काकल्य में आपका एक वर्ड आता है, आपके कंठ से जो है एकदम ऐसे धक्का कोई मार रहा हो, हा, तो काकल्य में आपका क्या आता है? हा आता है। हलंत वर्ड में आपको मैंने बता ही दिया है। काकल्य हो गया, संघर्षी हो गया, वर्णमालों की संख्या की मैंने बता दी आपको। ठीक है, उत्क्षेप मैंने बता दिया आप सभी को। चलिए, तो यही सारे व्यंजन थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताने थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लास्ट पॉइंट पे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको पीडीएफ में मिल जाएगा। हाँ, ये मैंने आपको अलग से लिखवाया। पार्श्विक मैंने बता दिया, काकल्य बता दिया। एक होता है ग्रहित। ठीक है, एक क्या होता है भाई आपका? ग्रहित होता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको अलग से निकाल करके ढूंढ करके मैंने जो लिखा है, जिससे जो पेपर में आपके बन चुका है वो आपका ना छूटे। ग्रहित में आपका जा और फा आता है। ग्रहित क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये विदेशी वर्ड होते हैं। जा उर्दू वर्ड से निकला ना, फा, ये सब उर्दू वर्ड होते हैं। इसको ग्रहित, ग्रहण किया गया है बाहर से। ठीक है, उच्छेद मैंने बता दिया है। अर्ध स्वर मैंने या और वा बताया था। एक बार फिर से लिख देता हूं भाई। अर्ध स्वर आपके क्या होते हैं भाई? आपके या होता है और आपका वा होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। उच्छित मैंने बता दिया, पार्श्विक बता दिया। लुंठित, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुंठित अगर आपके पेपर में आ जाए, लुंठित क्या होता है भाई? लुंठित में आपका क्या आता है भाई? आपका रा आता है। लुंठित में क्या आता है भाई? आपका रा आता है। ये चीज याद रखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ड है। वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो मैंने हिंदी का मैंने आपको एक बुक दिया हुआ है ना, हिंदी का बुक, जो जितने लोगों ने इस वाले पेड बैच को ज्वाइन किया है या जो ज्वाइन करेंगे उनको हिंदी की बुक भी दी जाएगी। तो वो बुक में भी ये सारी चीजें मैंने आपको अलग से वन लाइनर में भी दी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। तो ये रहा आज का पहला चैप्टर। आई नो थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर रहा था, बट मैंने प्रयास किया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने को। और आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार कॉमेंट करके बता दीजिएगा। इसी तरीके से आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से रिकॉर्डेड क्लास, लाइव टेस्ट आपको इस पेड बैच में मिलेंगे। टाइमिंग याद रखिएगा 9:30 शाम को, या आप कभी भी कैसे भी जो है इस क्लास को ले सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है इस बैच में, ज्वाइन होना है, तो आपको मैंने बता दिया है, ये हमारा गूगल पे फोन पे का नंबर दिया है। इस नंबर पे पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपको जो है ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आप लोग जो है सामान्य हिंदी के फुल बैच में जो जुड़ सकते हैं। तो टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप चाहते हैं आपकी सारी क्लासेस चलती रहे, मिलती रहें, तो पेमेंट करिए और फटाफट जो है क्लास में जुड़िए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।